आपको दिया गया था उसमें जो T डिफाइंड है या R2 से R2 में डिफाइंड है ना। सीरीज ने बोला है ना कि लीनियर ऑपरेटर ऑन R2 कह दिया, इसका मतलब R2 से R2 में डिफाइंड है, ठीक है ना। और रिलेटेड टू द स्टैंडर्ड बेसिस का मतलब कि जो B है हमारे पास है ना, वो स्टैंडर्ड बेसिस है, जो B डैश है वो भी वही होगा, तो दोनों सेम है। यह होगा 1 0 और 0 1, ठीक है। अभी तक आप लोग क्या कर रहे थे? अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे कि जैसे ये डिफाइन कर गया, फिर ये जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन जो डिफाइन किया गया वो रूल आपको पता था, वो रूल पता था कि नहीं टी या किसी एक्स वाई लेगा तो कैसे काम करेगा वो पता था आपको, और तब आप निकाल रहे थे मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। इस क्वेश्चन में हल्का से ये चेंज कर दिया है कि आपको वो रूल नहीं दिया है, वो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन जो डिफाइंड है वो नहीं दिया है ना, कैसे वो काम कर रहा है। हाँ, लेकिन जो मैट्रिक्स मिलेगा लास्ट में मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन वो आपको दिया हुआ है। बात समझ आ रही है? तो इसने बोला है कि हाँ, ये द मैट्रिक्स ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन रिलेटेड टू द स्टैंडर्ड बेसिस 1,1। देखो ये है TB, ऐसे लिख सकते हैं, या T सच दैट B, तमाम तरीका ये आपको दिया हुआ है 1 1 1 1। क्लियर बेटा? यहाँ करा कर यह इस तरीके से है। फिर आगे कर रहा है कि व्हाट इज द मैट्रिक्स ऑफ T रिलेटेड टू द मैट्रिक्स B। फिर आपको फिर निकालना है एक अगला, इसको मान लीजिए B डैश कर लेते हैं, ये मान लीजिए दे दिया। फिर आगे बोला है कि जो एक बेसिस आपका B है और इसमें आपका 1 1 है और 1 का -1 है, इस बेसिस के रेस्पेक्ट में मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन क्या होगा? इस बेसिस के रेस्पेक्ट में मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, ये आपसे पूछा है। बात समझ में आ रही है? और आगे ये भी पूछा है कि व्हाट विल बी द करेस्पॉन्डिंग रिजल्ट इफ द मैट्रिक्स ऑफ T। मतलब अब इसी को चेंज कर दिया है, अगर इसके स्थान पर 2, -3 और 1, 1 होगा तब है ना रिजल्ट क्या होगा, रिजल्ट मतलब तब लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन क्या होगा, ठीक है। ये चीज है। तो आइए सबसे पहले मेन देखो ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है। तो देखिए सबसे पहली बात तो यह है बेटा कि यहाँ पे जो क्वेश्चन में दिया हुआ है इसके अकॉर्डिंग अगर चले तो T मैप्स R2 to R2 है, इसमें कोई समस्या नहीं किसी को। और यहाँ पे जो स्टैंडर्ड बेसिस मान लीजिए B डैश, जो स्टैंडर्ड बेसिस है ना, ये आपको पता है वो 1 0 0 1 है, ठीक है। इस तरीके से है आपका यहाँ पे, और मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन दिया हुआ है। तो हमारा इतने रिजल्ट से हमको यह पता करना है कि व्हाट इज द लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। वो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन एक्चुअल में क्या है वो निकाल लीजिए। जब वो निकल जाएगा तो फिर इस बेसिस के रेस्पेक्ट में लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन निकालिएगा, सॉरी तब आप मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन निकालिएगा इस बेसिस से संदर्भ में। देखो ध्यान से, जो आपको पता होना चाहिए जो तरीका है ना, वो यही होता है ना कि आप यहाँ के जो एलिमेंट होते हैं उस पर T लगाते हैं। T लगाने पर जो आता है ना, उसको आप है ना क्या करते हैं, यहाँ के बेसिस के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखते हो, वहां के बेसिस के है ना। तो ध्यान दीजिए यहाँ पे, तो फिर क्या करते हैं लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखते हैं, वो ध्यान समझिएगा। लीनियर कॉम्बिनेशन लिखते हैं, लीनियर कॉम्बिनेशन जब लिखते हैं तो जो आप आगे स्केलर लेते हो है ना, छोड़ दिए क्या? अच्छा, तो जो आप स्केलर लेते हो आगे है ना, वह कोफिशिएंट मैट्रिक्स में जाता है, छोड़ दिए है ना, वो कोफिशिएंट मैट्रिक्स में जाता है। और फिर जब उसी का आप ट्रांसपोज करते हो तब आपको मैट्रिक्स, तो ये मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन दिया हुआ है। बात समझ में आ रही है? तो अगर ऐसे लिखोगे तो यही कोफिशिएंट होगा, क्योंकि यही उल्टा करके लिखा हुआ है इसमें। तो देखो यहाँ पे कहने मतलब यह है कि जो T1 0 होगा, T1 0 जो होगा, ध्यान समझ में आ रही है आपको, ये किस, हाँ तो ये किस तरीके से होगा यहाँ पर है ना, ये आपका हो जाएगा 1 × 1 0 और प्लस 1 × 0 ऐसा होगा हमारा। फिर कितना आएगा ध्यान सामने जाएगा, वो भी चीज कितना आएगा यार। तो अगर सब करोगे तो 1 × 1 मतलब कितना मिल जाएगा, 1 का 1 ही मिलेगा यह है ना। फिर उसके बाद देखो T जो है ध्यान दीजिएगा T 0 1, तो ये जो T 0 1 है जो आता है उसको आप लीनियर कॉम्बिनेशन ग्रुप में लिखते हैं किसके, इसके बेसिस के, इसका बेसिस वही है 1 0 0 1, तो 1 0 0 1 के ही लीनियर कॉम्बिनेशन ग्रुप में लिखना है, 1 0 0 1 के ही लीनियर कॉम्बिनेशन ग्रुप में लिखना है। और क्या रहेगा स्केलर में वो चीज यहां से मालूम चल जाएगा। तो ये 1 1
कभी भी किसी को मालूम क्या करता है कि आपको यहाँ तो मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन दे दिया लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का, कभी भी आपको दे देगा कोएफिशिएंट मैट्रिक्स। अगर कोएफिशिएंट मैट्रिक्स देगा तो आप यहाँ वाला लिखिएगा पहले, है ना। यहाँ तो भाई मात्र एक संयोग है कि कुल 1 है, तो कोई दिक्कत नहीं है, कुछ आप उनके लिखो। लेकिन जब मैट्रिक्स जब कोएफिशिएंट मैट्रिक्स देगा तो यहाँ स्केलर के रूप में आप रो वाइज लिखिएगा, जो रो में है वो लिखिएगा। अगर मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन दिया है तो कॉलम वाइज लिखिएगा। बात समझ में आती है, ये ध्यान रखना है। बड़ा ये कितना आएगा, मल्टीप्लाई करोगे तो ये भी वही आएगा, 1 आ जाएगा। क्लियर है, ये हो गया। अब ध्यान दीजिए, अब ये हमारा इस तरीके से हो गया, तो यही रिप्रेजेंट है। चलो अगर मैं किसी ए बी को लिखूं, है ना, इन जनरल अब चलते हैं क्योंकि हमको रूल निकालना है, वो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन जिस तरह से डिफाइंड हो रूल हमको फाइंड करना है। तो ये जो ए बी है, तो ये ए बी लिखा जाएगा a1,0 और प्लस b0,1 के रूप में लिखा जाएगा, ठीक है ना। अब दोनों साइड t लगा देते हैं, तो हमको टी ए बी फाइंड करना है। यहाँ से भाई कोई एलिमेंट क्या होगा, ऑर्डर पेयर में ना होगा, तो टी ए बी हमको फाइंड करना है। तो टी ए बी a, b, तो t यह पूरा हो जाएगा a1,0 प्लस b0,1, यह हो जाएगा इस तरीके से, है ना। थोड़ा यहाँ से मिल जाएगा आपको टी ए बी इज इक्वल, टी ए अल्फा प्लस बी बीटा टाइप का है ना। तो ए टी अल्फा प्लस बी टी बीटा, टी इज द लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन प्रॉपर्टी होल्ड करेगा, ए टी अल्फा प्लस बी टी बीटा, तो ए टी 1,0 और प्लस बी टी 0,1, ऐसा हो जाएगा। क्लियर है। तो बताओ यहाँ से क्या होगा, ए टी 1,0 क्या है, देखो यहाँ निकाल चुके हैं हम लोग, 1,1 है, यह 1,1 है, प्लस बी टी 0,1 क्या है, यह भी 1,1 है। तो इस तरीके से बेटा मिल जाएगा आपको, है ना, ए और प्लस बी मतलब मिल जाएगा a प्लस बी ए प्लस बी। तो देखो ये हमको इस तरीके से मिल जाएगा, ठीक है। पूरी बात समझ आ रही है। जो लोग बाद में समझ लें, जो आपको होमवर्क देगा तो वही क्वेश्चन है ये आपका, टी मैप्स R2 से R2 बी डैश स्टैंडर्ड बेसिस में बोला है विद रिस्पेक्ट टू स्टैंडर्ड बेसिस। और वहां पे आपको ये जो दिया मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन दिया था, मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन दिया है आपको, अब कौन सा रूल है जिसके तहत ये डिफाइंड वो नहीं दिया हुआ है ना, बस मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन दिया है और स्टैंडर्ड बेसिस बोला है। अब फिर बोला है कि अगर ये जो आपको मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन दिया है वो इस बेसिस के रिस्पेक्ट में दिया है, तो कह रहा है कि तब फाइंड कीजिए इस बेसिस के रिस्पेक्ट में मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन क्या होगा। तो किसी बेसिस के रिस्पेक्ट में मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन निकालने के लिए, अब जो बेसिस का पता है, अगर आपको मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन चाहिए किसी बेसिस के रिस्पेक्ट में, तो आपको वो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन जिस रूल के तहत डिफाइंड है वो रूल आपको पता होना चाहिए। तो इस रूल को जब फाइंड करेंगे तभी आप इसके रिस्पेक्ट में मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन निकाल पाएंगे। रूल कैसे फाइंड करेंगे, इनकी हेल्प से, है ना। अभी पिछले क्वेश्चन में क्या किया था आप लोगों ने, आपको यह बेसिस पता था, आपको रूल पता था कि टी एक्स वाई ऐसे काम कर रहा है, तब आप ए निकाल रहे थे। अब इसमें क्या है, इसमें रूल नहीं दे के आपको मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन ही दे दिया है, तो इसके सहायता से आपको रूल फाइंड कर लेना है। तो ध्यान दीजिए, आपको जैसे पता है जो बेसिकली जो नियम वही होता है कि यहाँ के बेसिस के एलिमेंटों पर आप टी लगाते हो, टी लगाने पे जो आता है उसे आप यहाँ के बेसिस के एलिमेंटों के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखते हो। लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखते हो, जो स्केलर होता है उसी स्केलर को आप रो वाइज लिखते हो तो कोएफिशिएंट मैट्रिक्स मिलता है, और जब उसी को ट्रांसपोज कर देते हो अर्थात कॉलम वाइज कर देते हो तो आपको मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन मिलता है। तो यहाँ मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन दिया है, तो हमने क्या कर दिया भाई, यहाँ के एलिमेंटों पर आपको टी लगाना है, लगा दिया, 10 पे टी लगा दिया। तो 10 पे टी लगाएंगे, जो आएगा वो किसके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जाएगा, यहाँ के बेसिस के एलिमेंटों के लीनियर कॉम्बिनेशन। यहाँ का बेसिस क्या हुआ, जो यहाँ का बेसिस है, क्योंकि ये भी R2 है, ये भी R2 है, तो 1 0 0 1। आगे कोएफिशिएंट कहाँ से होते हैं, तो कोएफिशिएंट यही तो होता है ना, मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन में कॉलम होता है वही कोएफिशिएंट होता है, वहीं से तो निकल के आता है। तो यही मैं लिख दिया 1 1, यही लिख दिया, क्योंकि यहाँ पे बहुत दिक्कत नहीं, क्योंकि यहाँ पे सब 1 1 है। लेकिन याद रखिएगा, जब मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन देगा तो यहाँ जो लिखेंगे आप वो कॉलम वाला लिखेंगे। अगर यहीं पे कभी भी क्वेश्चन देता है कोएफिशिएंट मैट्रिक्स अगर देगा तो आप यहाँ वाला यहाँ लिखेंगे, क्योंकि यहाँ किस्मत अच्छी कि आपके कॉलम रो सब सेम। लेकिन अगर कॉलम रो सब अलग अलग होंगे तो इस पर थोड़ा ध्यान रखना होगा, है ना। अगर मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन होगा तो ये कॉलम वाला यहाँ लिखेंगे, फर्स्ट कॉलम वाला यहाँ लिखेंगे। अगर मान लीजिए कोएफिशिएंट मैट्रिक्स दिया हुआ तो फर्स्ट रो वाला आप यहाँ लिखेंगे, ठीक है। फिर वही हाल,
फिर दूसरा एलिमेंट क्या है 0 1, 0 1 पे टी लगाओगे तो जो आएगा उसको आप इसके मतलब इसी के लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में लिखोगे। तो इसी को लिख दीजिए 1 0 0 1 और क्या होगा आगे स्केलर, तो दूसरा वाला कॉलम छाप दोगे, मतलब फिर 1 1 हो गया इस तरीके से। तो करने पे क्या आया है ना, जब इसको सॉल्व कर लोगे तो आ गया 1 1 1 1 आ गया। अब इन जनरल तो रूल फाइंड करना है ना, सबके लिए फाइंड करना है, तो इन जनरल अगर किसी ए बी को लिखना है इसी के लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में तो कैसे लिखोगे a 1 0 और सॉरी a इंटू 1 0 प्लस b इंटू 0 1 ऐसे लिखोगे। टी लगा दो दोनों साइड, अब दोनों साइड टी लगा दो, टी a b इज इक्वल टू टी, ये पूरा लिख दिया अंदर। अब क्योंकि टी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है तो टी a अल्फा प्लस b बीटा इज इक्वल टू a t अल्फा प्लस b t बीटा, टी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। तो a t अल्फा मतलब t 1 0 मतलब हो जाएगा कितना, तो t 1 0 मैं निकाल चुका हूँ, ये 1 1 आया हुआ है, और t 0 1 मैं निकाल चुका हूँ, ये भी 1 1 आया हुआ है। तो मैंने रख दिया यहाँ पे 1 1 1 1 सॉल्व कर दिया तो हमको मिल गया टी ए बी इक्वल टू a प्लस बी कमा a प्लस बी। तो रूल हमें मिल गया जिस रूल के तहत मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन यहाँ आया हुआ था। बात समझ आ रही है। अब एक क्वेश्चन फिर से अब अगले तरीके से आएगा, इस तरीके से ना। अब मैट्रिक्स डिफाइन कैसे है, R2 से R2 में डिफाइन है। अब हमको मैट्रिक्स डिफाइंड है, अब हमको डिफाइन हो गई मैट्रिक्स पता हो गई हमें, सॉरी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन पता हो गया हमें कैसे डिफाइंड है, टी ए बी इज इक्वल टू a प्लस बी करा अगर यह स्थिति है तब हमें क्या फाइंड करना है, तो हमें इस बेसिस के रिस्पेक्ट में मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन फाइंड करना है, इस बेसिस के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ जो b है वह है आपका 1 1 और 1 कामा माइनस। अब बेटा जो बेसिस इसका होगा वही बेसिस इसका भी होगा, मतलब यही इसका भी बेसिस है, यही इसका भी बेसिस है। तो क्या नियम होता है आपका, यही b डैश भी है, तो क्या नियम होता है कि यहाँ के बेसिस के एलिमेंट पे t लगाते हैं, तो t 1 कामा 1 इज इक्वल, बात समझ में आ रही है। तो आप कैसे काम करेगा वो हमें पता है, a प्लस बी तो क्या जाएगा है ना, सबको कंफर्म है 2 कामा 2 हो जाएगा। अब इस 2 कामा 2 को इसके लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में लिखना है ना, बात समझ में आ रही है। तो इसको इसके लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में तो लिख देते हैं ऐसे a 1 कामा 1 और प्लस b 1 कामा माइनस 1, यही ना, इस तरीके से। ये चलो a डैश b डैश कर देते थोड़ा सा, स्केलर है ये, इसी के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखना है। तो बताओ अब a डैश b डैश का मान निकाल लीजिए, है ना। दुइया तो मैं सॉल्व कर रहा हूँ बारी से, इन जनरल भी आपको पता है कैसे करते हैं, मैंने बताया था आप लोगों को। अब वो यहाँ से क्या मिल जाएगा, यहाँ से मिल जाएगा बेटा a डैश प्लस b डैश, वेरी गुड, कामा a डैश माइनस का b डैश, बहुत तेज। यहाँ से मैं जब इसको बराबर करूंगा तो आपको मिल जाएगा a डैश प्लस b डैश इज इक्वल टू 2 और a डैश माइनस का b डैश इज इक्वल टू अगेन 2। सॉल्व कर लेंगे, कैंसिल हो जाएगा, 2a डैश इज इक्वल टू हो जाएगा बेटा 4, तो मिल जाएगा a डैश इज इक्वल टू 2। इसी प्रकार से जब a डैश इज इक्वल टू 2 मिल जाएगा, नो डाउट b डैश इज इक्वल टू 0 मिल जाएगा। इसका मतलब जो t 1 कामा 1 है, जो कि 2 कामा 2 आया है, इसको जब इसके लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में लिखेंगे 2 1 कामा 1 हो जाएगा और प्लस 0 1 कामा माइनस 1 हो जाएगा। फिर दूसरा वाला क्या है, यह हो गया भैया, इक्वेशन नंबर को कर दिया मैंने 1। फिर दूसरा आपका यह है t 1 कामा माइनस 1, अब इसको रख दीजिए 1 कामा माइनस 1, तो ये हो जाएगा 0 कामा 0, है ना। अब इस 0 कामा 0 को मुझे किसके लीनियर कॉम्बिनेशन ग्रुप लिखना है, इसी के लीनियर कॉम्बिनेशन ग्रुप लिखना है। तो हमको तो लगता है कोई नाटक नहीं करना है इसमें, ये एक्चुअल में यही आएगा, है ना, 1 कामा 1 और प्लस का 0 1 कामा माइनस 1। अगर आप चाहो तो क्या करोगे, आप वही काम कर सकते हो, पहले लिखोगे a डैश और यहाँ b डैश या a1 b1 कुछ लिख देना, फिर आप सॉल्व करना, बराबर 0 करके सॉल्व करना, a डैश या b डैश या a1 b1 का मान निकालना, तो मेरे हिसाब से 0 0 ही आएगा। और वैसे देखिए सेटिस्फाई हो रहा है ना, दैट्स इनफ। ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया। तो अब जो कोफिशिएंट मैट्रिक्स निकल के आएगा, कोफिशिएंट मैट्रिक्स, ये जो कोफिशिएंट मैट्रिक्स कैसे हो जाएगा बेटा, यहाँ पे ये हो जाएगा आपका 2 0 और 0 0, है ना। और जब हम बात करेंगे टी बी की, है ना, मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन की बात करेंगे, इसी का ट्रांसपोज हो जाएगा और किस्मत से मात्र एक संयोग है, वास्तविकता से कोई संबंध नहीं है, वही आएगा, है ना। ये आपका इसका आंसर हो गया।
फिर इसी क्वेश्चन में मालूम क्या कहा है, इसी क्वेश्चन में कहा है कि अगर इसके स्थान पर क्या ले लें, अगर एक और बोला है हाँ 2 - 3 1 1। अगले फिर क्वेश्चन इसी में बोला है कि अगर ये अभी तो 1 1 1 1 था ना, अगर इसके स्थान पे 2 - 3 1 1 हो, मतलब 1 1 हो, बस समझ में आ रही है, तब यही काम फिर से करना है। तब क्या आएगा है ना रूल क्या होगा, और फिर उसके करेस्पॉन्डिंग उसी करेस्पॉन्डिंग इस बेसिस का मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन क्या है। मतलब 2 क्वेश्चन हो गया इसी में। मतलब अगले बार में बस इसी को हटा दीजिएगा, इसको हटा के इसको चिपका दीजिए बस, और जैसे इसके साथ आपने व्यवहार किया था बिना भेदभाव का, इसके साथ भी वैसे व्यवहार करिएगा, आपको रिजल्ट ऐसा पूरा मिल जाएगा। ठीक है, नोट कर लीजिए। तो पूछा गया क्वेश्चन एग्जाम में, छोड़िए उसे बातें, वो तो खाली वैसे मनोरंजन कर रहा था, है ना। सेम इसी तरीके से आपका दूसरा भी होमवर्क हो जाएगा। अब हम आशा करेंगे आप लोग लगा लेंगे, कुछ नहीं करना है। जहाँ पे अभी आर्डर पेयर वाला था वहाँ पे 3 टपल वाला है, सेम प्रोसीजर पे कंटिन्यू करना है, सेम प्रोसीजर पे। कोई दिक्कत है, कर लेंगे, बोलिएगा। चलिए, आशा करते हैं कि आप लोग कर लेंगे। ठीक है, अब हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं, कर लेंगे ना आप लोग। आंसर बहुत बता दें हम आप लोगों को। चलो आंसर नोट भी कर लो, रहने दो आंसर मत नोट करो, मैं बंद कर दिया। अब टॉपिक में चेंज करता हूँ, ठीक है। हाँ, अब टॉपिक में चेंज करता हूँ। हेडिंग करिए आप लोग क्वाड्रेटिक फॉर्म। ठीक है, टॉपिक अब चेंज होता है और टॉपिक का नाम है क्वाड्रेटिक फॉर्म। अच्छा, एक काम करो, क्वाड्रेटिक काटो, बाइलिनियर एंड क्वाड्रेटिक फॉर्म है ना। पहले बाइलिनियर से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, बाइलिनियर फॉर्म लिखिए इसमें पहले थोड़ा सा। लेट कैपिटल U एंड कैपिटल V, हेडिंग कर लीजिए बाइलिनियर फॉर्म। उसमें लेट करिए, लेट कैपिटल U एंड कैपिटल V, लेट कैपिटल U एंड कैपिटल V with the 2 vector spaces over the same field capital F, over the same field capital F, and also let W is equal to U cross V, W is equal to U cross V, जनरल इंफॉर्मेशन है अभी। W is equal to U cross V, तो W में कैसे एलिमेंट आएंगे, W में जो भी एलिमेंट आएगा वो आर्डर पेयर के रूप में एलिमेंट आएंगे। और जो कि U क्रॉस V है तो कंफर्म है कि क्या बात है मास्टर, X बिलोंग्स टू U एंड Y बिलोंग्स टू V, यह हो जाएगा, है ना, इस तरीके से। अब एक चीज और ध्यान देना है बेटा, इसमें अगर हम कोई भी अगर कोई 2 आर्डर पेयर आपका सेम होता है तो ऐसा तभी होगा जब उसका फर्स्ट कोऑर्डिनेट फर्स्ट के बराबर, सेकंड किसके बराबर हो, सेकंड के बराबर। नोट कर लीजिए इसे आप, ये सब चीजें आपको दिखाई देंगी। और सम करने वाला भी आप जानते हैं, सम भी ऐसे दिखा दीजिए, मान लीजिए ये चीज, ये सब कुछ मतलब इसमें काम करने वाला है। अगर इनको जोड़ना तो कैसे जोड़ते हैं आपको ये पता है। जोड़ने के लिए x1 प्लस x2 हो जाएगा और कामा y1 प्लस y2 हो जाएगा। अगर किसी स्केलर से गुणा करेंगे तो कैसे गुणा होगा, दोनों से गुणा हो जाएगा। तो ये जनरल इंफॉर्मेशन है। u क्रॉस v, मतलब u और v का कार्टेशियन प्रोडक्ट जो है इस तरीके से काम करता है। बीच में माइनस भी हो सकता है सर इसमें, हाँ, वो तो स्केलर आपका जो वेक्टर है जैसा आप लें, कोई दिक्कत नहीं हो जाएगा, कोई समस्या नहीं। सर जी से जी में दिखा दिया था, नहीं ये अभी बाइलिनियर फॉर्म नहीं बता रहा हूँ, आपको हेडिंग भले कर लिए हैं, अभी जनरल इंफॉर्मेशन है ना, बाइलिनियर फॉर्म से संबंधित। ठीक है, यह इस तरीके से देखो काम करने वाला है। अब पैराग्राफ इतना कर लिया आप लोग।
अब पैराग्राफ चेंज करिए, अब हम डिफिनेशन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, लेट कैपिटल V बी अ फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस, लेट कैपिटल V बी अ फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस, फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस ओवर द फील्ड F, ओवर द फील्ड F हो गया। देन अ बाइलिनियर फॉर्म, then a bilinear form on capital V, then a bilinear form। आप लोग ऊपर जा रहे हैं ना कि बगल में जाएंगे सर सुन लेंगे हम क्या पढ़ रहे हैं। क्या लिखे आप लोग? then a bilinear form है ना on V is defined as the mapping, is defined as the mapping F maps V cross V to F, F maps V cross V to F, V cross V to F हो गया। कहां से लिखे? देना बाइलिनियर, हाँ। एज नंबर फर्स्ट F AX1 प्लस BX2 और कामा Y अगर मैं कर दूं तो ये बड़ा इस तरीके से हो जाएगा AFX1 कामा Y और प्लस BFX2 कामा Y। सेकेंड, ऐसा भी हो सकता है कि FX AY1 प्लस BY2 ऐसा हो जाए, तब आप ये काम करेगा उसी तरीके से AFX कामा Y1 और प्लस का BFX कामा Y2, यह दोनों कंडीशन होल्ड होना चाहिए, नोट कर लीजिए। ठीक है, दोनों कंडीशन होल्ड होना चाहिए। दिमाग कभी इनर प्रोडक्ट वाला ना आए कि नहीं सेकंड से निकाल रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पे, है ना, मैपिंग की बात चल रही है। तो अगर कोई मैपिंग V क्रॉस V से F में इस तरीके से डिफाइंड हो जो ये दोनों कंडीशन होल्ड करे, है ना, तब हम ऐसी मैपिंग को हम बोलते हैं बाइलिनियर फॉर्म। तो ऐसी मैपिंग को बाइलिनियर फॉर्म कहा जाता है। अब नाम ऐसा समझना, बाइलिनियर क्यों, वो भी कहानी जानी लीजिए, है ना। सबसे पहले देखो, जो पहले और दूसरे में लिखा है एक्चुअली वो लीनियर फॉर्म में दिखाया गया है। जैसे TA अल्फा प्लस B बीटा लिखते हैं, AT अल्फा प्लस BT बीटा, कुछ उसी टाइप का है पूरा पूरा, है ना। तो ये जो है यहाँ पे इसको बाइलिनियर फॉर्म से, तो पहला जो है ना, ये पहला दिखा रहा है कि ये x1 और x2 में मतलब xi में लीनियर फॉर्म है, और जो दूसरा है वो कह रहा है कि y1 और y2 अर्थात yi में जो है लीनियर फॉर्म है। तो यहाँ पे जैसे क्या होता है कि जो मैपिंग होती है ना, आप अगर V क्रॉस V से आप एलिमेंट लोगे तो जो भी एलिमेंट लोगे आर्डर पेयर का एलिमेंट होगा, बस में आर्डर पेयर का जो है एलिमेंट होगा। तो आर्डर पेयर में जो आपके जो फर्स्ट और सेकेंड एलिमेंट होंगे, है ना, दोनों वेरिएबल होंगे। क्या होंगे? वेरिएबल होंगे। तो यहाँ से भी V क्रॉस V से जो एलिमेंट लोगे आप x, y या x1, x2 जो ऐसा ही दिखाई देगा आपको, वो दोनों x1, x2 या x, y वेरिएबल होंगे। जबकि इन जनरल लोगे ना, वो चेंज होते रहेंगे, वेरिएबल रहेंगे। तो यहाँ पे जो भी आप यहाँ से एलिमेंट लोगे तो उसमें जो एलिमेंट दिखाई देगा वहाँ आर्डर पेयर के रूप में दिखाई देगा। आर्डर पेयर के रूप में दिखाई देने का मतलब यह है कि उसके दोनों फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट वेरिएबल के रूप में होंगे, और यहाँ पर दोनों वेरिएबल में वो लीनियर होता है। ये मैपिंग जो है वो दोनों वेरिएबल में क्या होता है? लीनियर। जैसे यहाँ कोई एलिमेंट लेंगे x, y, तो ये f जो है x में भी लीनियर होगा, ये f हमारा y में भी लीनियर होगा। ये इसे कहने का मतलब होता है। बात समझ में आ रही है? तो लिख दिया आप लोग, लास्ट में दीजिए हियर f इज लीनियर इन फर्स्ट वेरिएबल xi, here x is linear in first variable xi and also linear in second variable yi, and also linear in second variable yi, hence called as bilinear, hence called as bilinear। इसे इसको क्या बोलते हैं? बाइलिनियर बोलते हैं, कॉल्ड एज बाइलिनियर। ठीक है, एक क्वेश्चन देखिएगा बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन f, बट थोड़ा टॉपिक है और कुछ है नहीं इसमें। देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन f
which of the following function f defined on vectors x is equal to x1 comma x2 and y is equal to y1 comma y2 in R2 are bilinear forms. Number first, f x comma y is equal to x1 y2 minus का x2 y1. Number second, f x comma y is equal to x1 minus का y1 का होल स्क्वायर माइनस x2 comma y2. यह इस तरीके से है. ठीक है. अब आपको दिखाना है कि ये क्या है आपका, यह बाइलिनियर है. आपको ये दिखाना है, मतलब ये दोनों प्रॉपर्टी आपको होल्ड करा के वहां पे दिखा देनी है. क्लियर है? चलिए अब ध्यान दीजिए, बहुत सिंपल है, कुछ है नहीं इसमें दम. ध्यान दीजिए बेटा यहाँ पे. तो सबसे पहले यहाँ पे एक चीज है, यहाँ पे सोल्यूशन के रूप में चलते हैं. तो जो मैपिंग है इन R2 है, मतलब f मैप्स R2 से R2 है, इसमें किसी कोई डाउट नहीं. f मैप्स R2 से R2 है. अगर हम पहला क्वेश्चन बात करें तो डिफाइंड एज, जब कुछ इस तरीके से डिफाइंड है बेटा कि जब f x कमा y पे लग रहा है तो हमें इस तरह से मिल रहा है, इस तरीके से आपको मिल रहा है ना. और चूंकि R2 से R2 में डिफाइंड है तो अगर हम लेट कर लेते हैं कि x कामा y कामा z बिलोंग्स टू R2, हम तीन एलिमेंट ले लेते हैं क्योंकि अभी आपने लिखा था ax1 प्लस bx2 कामा y, x1 वेरिएबल, x2 वेरिएबल, y वेरिएबल, तीन वेरिएबल कम से कम लेंगे आप. तो x कामा y कामा z बिलोंग्स टू R2. तो जो चूंकि R2 में है तो कंफर्म जो x होगा वह ऐसा होगा x1 कामा x2, जो y होगा वह ऐसा होगा y1 कामा y2, जो z होगा वह ऐसा होगा z1 कामा z2. क्लियर है? इस तरीके से होंगे. अब ध्यान दीजिए इस तरीके से क्या होने वाला है आगे. तो हमको दिखाना क्या है, हमको दिखाना है नाउ वी हैव टू शो दैट, हमको क्या शो करना है, वी हैव टू शो दैट, हमको यह शो करना है कि f a x प्लस b y कामा z इज इक्वल टू, यही ना, जब मैंने x1 x2 और y लिया था वही मैंने x y z ले लिया है. ठीक है. तो यह हो जाएगा a f x z और प्लस b f y z, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो. एंड दूसरा है कि आप ऐसा भी कर सकते हो बेटा, यहाँ पे है ना, अब इस z को पहले कर दो और तब भी वही कहानी है. तो आपको मिल जाएगा क्या, a f z x और प्लस b f है ना z y. ठीक है, सब इसी तरीके से होगा. ठीक है. अब ध्यान दीजिए यहाँ पे, तो हमको ये चीज दिखाना है. सबसे पहली बात कि f x z क्या होगा, क्योंकि देखो आ रहा है ना f x z f y z सब आ रहा है ना, पहले इनको निकाल लीजिए. पहले f x z क्या होगा, तो f x z मतलब f x का मतलब बेटा x1 कामा x2 है ना, कामा z का मतलब z1 कामा z2. ये इस तरीके से. अब कैसे काम कर रहा है f x y पर, तो x1 y2, तो यहाँ पे जाएगा x1 z2 और माइनस का x2 z1, ऐसा हो जाएगा इस तरीके से. इसी प्रकार से f y कामा z का मतलब हो जाएगा f y1 कामा y2 z1 कामा z2. तो यह हो जाएगा आपका f नहीं, f को ऑपरेट कर दीजिए y1 z2, पहला वाला सॉल्व कर रहे हैं, y1 z2 माइनस का z2 y1. ठीक है निशान? ठीक. अब ये चीज हो गई. अब क्या करना है, हमको ये दिखाना है, ये इसी तरफ कंटिन्यू करते हैं. नाउ y2 z1 होगा, कौन सा ये सेकंड वाला y1 z2 और y2 y2 z1 यस है ना. अब चलिए इसका लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं. f a x प्लस b y कामा z इज इक्वल टू, तो f a x प्लस b y है ना. अच्छा, इसको भी निकाल लीजिए कि ax प्लस बी वाई पहले क्या है, इसको भी निकाल लीजिए. तो ax प्लस बी वाई क्या होगा, तो ax का मतलब x1 कामा x2
प्लस बी वाई वन कामा वाई टू, है ना। खाली वैल्यू वाला काम में कुछ है नहीं सिंथेसिस। तो यहाँ जाएगा कितना, ए एक्स वन प्लस बी वाई वन कामा ए एक्स टू, है ना, प्लस बी वाई टू। ये इस तरीके से हो गया। अब हम कंटिन्यू करते हैं। एफ ए एक्स प्लस बी वाई कामा जेड का मतलब एफ, है ना। तो ए एक्स प्लस बी वाई का मतलब हो गया ए एक्स वन प्लस बी वाई वन कामा ए एक्स टू प्लस बी वाई टू, यह हो गया। और कामा जेड वन कामा जेड टू, ऐसे हो गया। अब आप लगाइए इस पर, तो इसको मान लीजिए एक्स वन वाई वन एक्स टू वाई टू। तो कैसे काम कर रहा है, एक्स वन वाई टू मतलब ए एक्स वन प्लस बी वाई वन और वाई टू का मतलब जेड टू, माइनस का एक्स टू, है ना, एक्स टू वाई वन, ठीक लिखा है ना। तो एक्स टू ठीक है, हाँ ठीक है, ठीक है। ए एक्स टू प्लस बी वाई टू, ठीक है, और जेड वन, ये हो गया। क्लियर है ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और इसी अकॉर्डिंग पर नोट करना है आपको, न समझा तो लिख दीजिएगा ये एक्स वन एक्स टू वाई वन वाई टू, उसी अकॉर्डिंग सेट कर लीजिए। अब देखो यहाँ पे क्या होने वाला है, जहां जहां से ए है वहां से कॉमन कर लीजिए ए, है ना। तो ए यहाँ मिलेगा इसके फर्स्ट टर्म में, इसके फर्स्ट टर्म में, तो ए कॉमन कर लेंगे तो एक्स वन जेड टू, है ना, और एक्स वन जेड टू, सॉरी हाँ ए कॉमन किया ना हमने, इनटू करके होगा ना, एक्स वन जेड टू माइनस एक्स टू और जेड वन। फिर बी वाला कॉमन करिए आप, बी वाला, तो वाई वन जेड टू माइनस वाई टू जेड वन। तो अब देखो ए, अब x1 z2 माइनस x2 z1, x1 z2 माइनस x2 z1 fx z है, ये fx z है ना, और प्लस b y1 z2 माइनस y2 z1, ये आपका f y z है। क्लियर है, तो इस तरीके से हो गया। अब इसी सेम पैटर्न पे आप दूसरा वाला दिखा देंगे, है ना। सिमिलरली वी कैन शो दैट, कौन सा, सेकंड वाला पार्ट ये दिखा दीजिएगा, और हेंस बोल दीजिएगा कि f इज बाइलिनियर। कर लीजिए, अगर फिर दिक्कत हो तो दूसरा वाला बता देंगे आप। आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा था, है ना, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन, मतलब इसमें से कौन बाइलिनियर फॉर्म है। तो पहला वाला बाइलिनियर फॉर्म है, दूसरा वाला बाइलिनियर फॉर्म नहीं है ना। अब वो क्या होगा मैं बता दूं आपको, कैसे हम पता करेंगे बाइलिनियर फॉर्म है कि नहीं है। मान लीजिए लेफ्ट हैंड साइड लेके चले आपको लग रहा है कि राइट हैंड साइड नहीं सेट हो पा रहा है, तो एक तरीका सिंपल तरीका लेफ्ट हैंड साइड जो आया उसको सॉल्व कर दीजिए। जैसे ये आया है ना, ये मैंने सॉल्व कर दिया, तो आपका ये कुछ ऐसा आ गया, छोड़ दो इसी पे। फिर इसको आप अलग से सॉल्व कर दो राइट हैंड साइड करके। ये जो आपका है जो अभी आप जिसको इसके बराबर लिख दिए ना राइट हैंड साइड के बराबर, इसको फिर आप अलग सॉल्व कर लो। ठीक है, मतलब एफ एक्स जेड का मान एफ वाई जेड का मान रख के ए बी से गुणा करके देख लो क्या इसके बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। बराबर आ गया तो बाइलिनियर फॉर्म है, बराबर नहीं अगर बाइलिनियर फॉर्म नहीं है तो दूसरा वाला बाइलिनियर फॉर्म नहीं है। कर लेंगे ना, करके दिखाऊंगा।